डिमोनेटाइजेशन का बीज हमने बोया देश में, और इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देश को चलाते हैं करदाता और नेता बनाते हैं मतदाता। करदाता और मतदाता, मतदाता इस देश के अंदर जो है कितने होंगे इस समय? मतदाता 1 बिलियन। 1 बिलियन से ज्यादा, इतना ही है। 80 से 100 करोड़ के बीच में महाराज। 80-90 करोड़ मतदाता और करदाता 2.5 करोड़। तो ये बहुत बड़ा, ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं। अगली बात, मात्र करदाता और मतदाता वाला प्रश्न नहीं है। मतलब 100 करोड़। प्रश्न ये है कि ये जो अनअकाउंटेड मनी है, ये कभी भी गलत दिशा में जा सकता है। वो किसी भी तरह की इलीगल, इमोरल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में एक डिजास्टर कर सकते हैं। इसलिए इसका अर्थव्यवस्था का एक चैनलाइज होना जरूरी था। मोदी जी की इस पहल से हो सकता है कि समस्या 30 दिसंबर के बाद भी थोड़ी रहे। एकदम अभी हम ये नहीं कह सकते कि 30 दिसंबर के बाद समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि देश बहुत बड़ा और इसमें बैंक वालों को जितना साथ देना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो आपने जो रिकमेंड किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 2-4 अगर बैंक आपके आ जाएं 50 रुपए वाले जो प्रोडक्ट्स के लिए, तो वहां वो आगे बात कहां तक बढ़ी? हमारा ये इसमें यह है कि हम ऑनलाइन पेमेंट उसको जो है डिजिटलाइजेशन के हम तो 100% फेवर में हैं और उस दिशा में अनेक बैंकों से हमारी बातचीत चल रही है। और अभी भी हमारे जो खुद के स्टोर्स हैं वहां पर तो लगभग बड़े स्टोर्स पर तो हमने सब जगह कर ही दिया है, छोटे स्टोर्स पर भी हम कर रहे हैं। और हम आगे अपेक्षा करते हैं कि जितने भी दुकानदार हैं, क्योंकि किसी की 25 किसी की 50% सेल डाउन है बाजार में, रिटेल में, और पतंजलि की तो सेल डाउन नहीं है। पतंजलि तो भरे हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं, लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं और जगह जगह में। तो नहीं, उसके पीछे हमने यदि डिजिटल नहीं होता हमारा सिस्टम तो हमको भी नुकसान होता। तो जो खुदरा व्यापारी है, रिटेल बिजनेसमैन है, उनको मुझे लगता है इस डिजिटलाइजेशन में कुछ जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए और इसमें विदेशी कंपनियां नहीं होनी चाहिए। आपका प्लान था? और 2% जो लेना है ना, ये भी ये नाइंसाफी है। जब पहले थोड़ी मात्रा में जो है ये और था तब तो ठीक था। अब ये 2% माने 2% यदि आप पूरे देश की इकोनॉमी को देखेंगे तो ये तो जाकर के बैठेगा 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ट्रांजेक्शन के ऊपर 2% देना, दिस इज नॉट जस्टिस फॉर यू। आपके तो इतने बड़े स्टोर्स हैं, आई थिंक 3500 प्लस स्टोर्स हैं, और मैंने सुना है कि 600 के 700 बड़े स्टोर्स, मेगा स्टोर्स, मॉल के हिसाब से जो बहुत बड़े स्टोर्स हैं वो खोलने की अभी हमारे 5000 स्टोर्स हैं, बड़े जो है छोटे बड़े मिला करके, और अभी जो है 100 से ज्यादा हम लोग मेगा स्टोर्स खोल चुके हैं। और ये अभी हमारी करीब 250-300 की इस समय बाजार में डिमांड। हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलाते हैं, तो यदि एक जगह हम देना चाहते हैं तो वहां 10 लोग लेने के लिए तैयार हैं। और ये मॉडल कोई एमएनसी नहीं कर पाई, न यूनिलीवर, न पीएनजी, न नेस्ले, न डाबर, कोई एमएनसी या कोई देसी कंपनी, इवन आईटीसी हो, डाबर हो, HUL हो। आपका तो एमएनसी के साथ चल ही रहा है, नोक झोंक मैं कह सकती हूँ। तो आपका 2017-18 में 17-18 में क्या बिजनेस प्लान रहेगा पतंजलि? ये हमारा सीधा है कि पतंजलि आने वाले लगभग 5 वर्षों तक
3 डिजिट में जो है ग्रोथ करेगा। वो 100 से लेकर के 200 भी हो सकता है, ठीक है, वो स्पीड है। और इस स्पीड के पीछे एक मकसद है। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस, जिसको कहते हैं फूड पार्क पर बेस्ड बिजनेस, वो एक भी सक्सेस नहीं हुआ। यूपीए गवर्नमेंट ने करीब 50 फूड पार्क स्वीकृत किए, उसमें से एक भी वर्केबल और प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। पहली बात तो वर्केबल ही नहीं हुआ, प्रॉफिटेबल तो उसके आगे की बात। हमने सक्सेसफुली 150 एकड़ में फूड पार्क बनाया। अभी हमारे 4 फूड पार्क ओपन हुआ है, और अगले साल तक हमारा लक्ष्य होगा असम तेजपुर में 100% वर्किंग शुरू हो जाए। नोएडा और नागपुर में भी काफी हद तक हम लोग इसको करेंगे, और मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो जाएगी 2017 में। तो 5 बड़े फूड पार्क, बहुत बढ़िया, तो ये प्लान सक्सेसफुल रहे और इससे सीधे किसान लाभान्वित होंगे। हमारा लक्ष्य होगा आने वाले 5 सालों में कि हम करीब 5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार दे पाए, और करीब 5 करोड़ किसानों को हम उनकी उपज का अधिक दाम दे पाए, जिससे कि बीचोलिए बीच से हटे और उनके लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आए और अतिरिक्त इनकम आए। क्या है कि जो उनका ट्रेडिशनल जो उनकी अर्निंग है, वो तो जो ट्रेडिशनल उनके एग्रीकल्चर से है ही, हम उनको बंजर जमीन में, राजस्थान में 50,000 रुपए एकड़ में जमीन मिल जाती बंजर, और हम 1 लाख रुपए का उसमें 1 लाख रुपए हर वर्ष उसको एलोवेरा से दे देते हैं। तो ये हमारा प्लान है कि किसानों के जीवन में भी तो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए। आज जो कौन सा 7वां वेतन आयोग आ गए, पीओन की भी जो तनख्वाह है वो 20-25 हजार रुपये हो गई, और किसी भी सेक्टर में लोग हैं, सबके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। हम कहते हैं इस देश का अन्नदाता है किसान, लेकिन वो अन्नदाता जो है वो बेचारा सुसाइड करता है, उसके लाइफ में बहुत गरीबी, अभाव, अपमान। तो हम, क्योंकि मैं बेसिकली किसान का बेटा, मैं ऋषि परंपरा का आगे बढ़ाने वाला योगी सन्यासी भी हूं, तो मैं कृषि परंपरा को भी ऋषि परंपरा के तरह गौरव दिलाना चाहता हूं। और हमारे यहाँ था अतीत में जनक कृषक थे, बलराम जो है कृषक थे, और महर्षि कणाद कृषक थे, जिन्होंने दर्शन शास्त्र की रचना की। आपका इतना सक्सेस हो गया, आप कह रहे हैं यहाँ पे आप अपने फूड पार्क्स खोल रहे हैं, आपका कोई प्लान है नेपाल, बांग्लादेश, एशिया में और कुछ खोलने का? नेपाल में ऑलरेडी हम खोल चुके हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, और बांग्लादेश में भी हमारे पास प्रस्ताव आए हैं, अफ्रीका से भी आए। गरीब मुल्कों से हम प्रॉफिट इंडिया में लेकर के ले आएंगे। हमारा स्वदेशी का दर्शन है, ये किसी देश पर आधारित नहीं है, ये एक फिलॉसफी है कि गरीब मुल्कों से पैसा लूटना नहीं चाहिए। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज, जस्टिसफुल, डिवाइन ग्रोथ, ये है, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ स्वदेशी, एंड दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड डेवलपमेंट। विकास जिसको बोलते हैं, विकास का मतलब ये थोड़ी है कि भाई कुछ लोग जो है चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सारे देश की संपत्ति आगे वो जो है ऐसे मतलब जैसे कहते हैं वो सांप जो है ना, वो फन फैलाए बैठ गया और चारों तरफ उसकी ऐश्वर्य है। तो हम मतलब सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ, और इसलिए हम उसको खाली, कुछ लोग ना फिलोसफी की बातें करते हैं, हमने खाली फिलोसफी की बात नहीं की, हमने कहा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस और प्रॉफिट से 100% चैरिटी। आई एम अनपेड ब्रांड एम्बेसडर एंड आचार्य बागशन जी अनपेड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD एंड शेयर होल्डर, अनपेड।
ये है हमारी, मतलब इसलिए हम कहते हैं पतंजलि इज नॉट ए बिजनेस हाउस और कॉर्पोरेट हाउस। पतंजलि इज ए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। और हमने ये तय किया कि हम अपने आध्यात्मिक परंपराओं को निभाते हुए और इस दुनिया में समृद्धि आए, खुशहाली आए और सब अपने अपने स्वधर्म को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं और आयुर्वेदा जो आप एक्सपोनेंट हैं उसी के, तो आप ये सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड आयुर्वेदा एंड योगा को कंबाइन करके बिजनेस प्रैक्टिसेस में, स्टाफ ट्रेनिंग में, बढ़ोतरी में, वर्कफोर्स में कैसे काम ला सकते हैं? क्या ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं? क्या ट्रेनिंग करते हैं आप लोग, या क्या उसको कॉम्बिनेशन दे सकते हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ पर जो इंडियन जो बिजनेस है उसको हमारे यहाँ पर शब्द प्रयोग किया जाता है उद्योग। तो योग जब आपका उत्कृष्ट हो जाता है तो उद्योग हो जाता है। That's good. That's very good. That's very good. ये मेरा शब्द बनाया हुआ नहीं, ठीक है, बढ़िया। जैसे ये हमारी परंपरा संस्कृति है कि आप का योग हर चीज वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और पीस में कन्वर्ट होती है। ये साइकिल, नॉलेज, स्किल, रिसर्च, ये सारे के सारे एक्सपर्टीज आपके वेल्थ में क्रिएट होनी चाहिए। ये योग आपका वेल्थ में क्रिएट नहीं होता, नॉलेज आपका वेल्थ में क्रिएट नहीं होता। आपकी कोई भी आपका स्पिरिचुअलिटी भी वेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी प्रॉस्पेरिटी में, वेल्थ में जो है कन्वर्ट नहीं होती, तो वो एक दिन हाशिए पर चली जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे योग है, चाहे अध्यात्म है, चाहे आयुर्वेद है, या हमारे तमाम जो हमारी परंपराएं, अब हम कहते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म, व्हाट इज द स्पिरिचुअल टूरिज्म? दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉस्पेरिटी। यदि प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो आपका टूरिज्म खत्म हो जाएगा। अब कहीं पर भी, अब उड़ीसा में, पुरी में यदि तीर्थ यात्री ना जाए, वहां कोई खर्चा ना करे तो क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? तो हर जगह हमारे यहाँ का सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। ये आचार्य चाणक्य का सूत्र है। सुख चाहते हो तो जीवन में धर्म के रास्ते पर चलो, अर्थात धर्म को हमारे यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ का है और जस्टिस का। यूनिवर्सल ट्रूथ, जस्टिस, लव एंड कंपैशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म। धर्म इज नॉट ए रिलीजन, रिलीजन इज डिफरेंट थिंग। ये तो बोले धर्म के रास्ते पर चलो तो सुख मिलेगा। और जो है वो जो धर्म है वो पूरा होगा अर्थ से। अर्थ के बिना, अर्थ के उल्टा क्या होता है? अर्थ का उल्टा अनर्थ। अर्थ का उल्टा अनर्थ। आप एक बताइए, लास्ट मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो है ये कि आपको सब जगह एक रोल मॉडल जैसे माना जाता है, जो आप इतना बढ़िया, आपका शरीर इतना एजाइल, इतने फ्रेजाइल, इतने एक्साइटेड लगते हैं सब जगह। अभी वो जो आपकी वीडियो क्लिपिंग भी जो सब जगह वायरल हो गई है, मतलब लोग हैरान होते हैं कि जो आप मतलब अच्छों के लिए और बढ़िया 6 पैक्स लोगों वालों की भी बुरी हालत कर रहे थे। क्या राज है? क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, कैसे करते हैं आप? ये हम भी थोड़ा कुछ सीख लेंगे। आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैं तो आपकी योगा में अंदर मारती हूँ, मैं योगा करती हूँ, ये तो मैं करती हूँ। आपका राज क्या है? आप जो है बच्चों की माँ होकर के भी आप जो है एकदम यंगस्टर जैसी लग रही है एकदम। हाँ बताइए अपना। तो मैं सुबह उठ के आना एलोवेरा पीता हूँ, और अभी काफी दिनों से मैंने बीट ग्रास और गिलोय पीना शुरू किया है। इतना अच्छी चीज है। गिलोय क्या? गुड़ुची, अमृता, साउथ में तेपति का बोलते हैं, आप क्या अमृता या गुड़मिल, गुड़च, गिलोय, ऐसे इसके नाम है। गिलोय और बीट ग्रास, ये जो पिएंगे
उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है। और एलोवेरा पीने से मतलब 4-5 बड़े फायदे हैं। एलोवेरा पीने से आपका स्किन अच्छा रहता है। मेरा जैसा बचपन में स्किन का था अभी भी ऐसा ही है जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। सुन लो तुम्हारे काम की बात। ये स्किन के लिए एलोवेरा सबसे बेस्ट है। एलोवेरा पियो और एलोवेरा जेल लगाओ, एक साथ 4 काम करता है। मॉइस्चराइजिंग करता है एलोवेरा, एंटी एजिंग है, पिंपल्स को खत्म कर देता है विदिन 3 डेज, और कितने ज्यादा हो तो विदिन 7 डेज। और रिंकल्स जो आ जाते हैं उनको खत्म कर देता है। आम लोगों को आजकल ना ये सब क्या है, वो पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं और तमाम तरह के जो है इसमें केमिकल्स बहुत होते हैं कपड़ों में भी आजकल, तो खुजली बहुत होता है। एलोवेरा लगा लो, खुजली खत्म। इतनी बढ़िया चीज है। मैं आंवला एलोवेरा रोज पीता हूँ। आंवला आंखों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। गिलोय और ये सब पीता हूँ। दोपहर को एक बार खाना खाता हूँ। 18 साल तक तो मैंने अनाज खाया ही नहीं, 18 ईयर्स। अभी मैं दोपहर को थोड़ा वो लेता हूँ और शाम को दूध और फल, और 1 घंटा कम से कम योग डेली, कम से कम। वैसे मेरा करीब 365 दिन में 300 दिन मेरा शिविर होता है, तो 5 से 8 3 घंटे में योग करता हूँ और कराता हूँ। मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूसरों को नहीं करता। कुछ लोग गुरुजी बैठ जाते हैं, फिर चेले कर रहे हैं, गुरुजी बैठ रहे हैं, अब जो है कपालभाति करेंगे तो चेला करके दिखाता है। गुरुजी बोलते हैं अब अनुलोम विलोम करेंगे, दाएं हाथ उठाएंगे, तो गुरुजी बोलता रहता है, चेला करता रहता है। मैं खुद बताता हूँ, खुद करता हूँ। बिल्कुल, ये तो हम देख चुके हैं और देखते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप उनको डिसाइपल पे छोड़ दें। तो धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टाइम दे सके। मैं आपको उड़ीसा में इनवाइट करती हूँ। आप जब आएंगे तो आपका प्लान कब है? संवाद है ना अपने अखबार? संवाद। मैं संवाद को पिछले करीब 15 वर्षों से कर, जब मैं पहली बार उड़ीसा गया था, और संवाद का जनता के साथ सीधा संवाद है। ठीक है, कनेक्टिविटी। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उड़ीसा के लोग स्वभाव से ही योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और जो हमारा अध्यात्म है उसके प्रति उनमें एक अत्यंत श्रद्धा, मान श्रद्धा की पराकाष्ठा, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा धर्म भीरू लोग हैं। उन्हें जो है मतलब इतने मैंने धर्मनिष्ठ लोग शायद कहीं नहीं देखे। और बहुत सरल लोग हैं। अभी धीरे धीरे उड़ीसा में भी और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। स्पिरिचुअलिटी तो पहले से ही थी, वो नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर बहुत है, बशर्ते जो है उनका ठीक से इस्तेमाल हो। तो मैं कहता हूँ सबसे समृद्ध प्रांत देश का उड़ीसा है। धन्यवाद।